मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी। राम मंदिर की बात कर, राम मंदिर कोई आज का इशू नहीं है। राम मंदिर तो बीजेपी पिछले 25-30 साल से उठाती आ रही है। टेलीफोन आते हैं, कहां से बोल रहे हैं? उसने कहा पान वाले भैया बोल रहे हैं। अब वो पान वाले भैया ने कहा जी भैया, उनने कहा भैया तुम्हारी कंप्लेंट आई है, तुम्हारी ईडी से जांच होनी। कहने लगे नहीं भैया, हम तो भाजपा में आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा रॉन्ग नंबर। ये सिस्टम हो गया। बताओ, ऐसी मजाक बन गई देश में, ईडी की मजाक और इनकम टैक्स की बन गई। उन्होंने हवा बनाने की कोशिश की, 400 पार 400 पार 400 पार, जितना भी हो सकता है। ये सारे उनके हथकंडे लोग देख रहे हैं। अब परिवारवाद की बात आप कांग्रेस के लिए कर रहे हो तो बीजेपी के लिए कर रहे हो। अगर आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हो तो बीजेपी में भी देखो, आप पिताजी भी हैं, बेटा भी है, या वाइफ भी है। आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कांग्रेस ने मुफ्त में रेवड़ियां भर अकेली नहीं बांटी, कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। आज मैं तो कह रहा हूं, ये इस तरह की लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर हम वोट लेना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से एक दूर, अगर हम देखें एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इस देश के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की। मोदी जी की जो गारंटी है, ये गारंटी वही की वही है जो पिछले कई समय से चली आ रही। कांग्रेस ने जो दिया उसको पब्लिश नहीं किया। तो अगर कभी चंद्रयान की बात आई, कभी हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स, कितने कब एक वजनदारी की राजनीति होती थी, लेकिन आज राजनीति वजनदारी से हटकर एक अलग दिशा की ओर जा रही है। लेकिन आज बिना इमरजेंसी के मोदी जी ने वो हाल कर दिया इस देश के विपक्षी पार्टियों का कि कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई भूलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी की जांच खड़ी हो जाएगी, इनकम टैक्स वाले उनके घर पहुंच जाएंगे। अब देखो सोशल मीडिया पर क्या मजाक बन गया है, आपने क्या हालत कर रखे। सारे लोग अगर जो भाजपा में पट्टा नहीं पहन रहे, भाजपा को ज्वाइन नहीं कर रहे, समझ लो वो रात को चैन से नहीं सो रहा। और जिन्होंने पट्टा पहन लिया वो चैन की नींद सो रहे कि अब हम सुरक्षित हो गए, अब हमारे ऊपर कोई अपराध नहीं है, हमने कहीं कोई किसी तरह का गलत काम नहीं किया है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी वैध है, कोई अवैध नहीं है। अब हमारा मकान भी नहीं गिरेगा, हमारे घर की नपाई भी नहीं होगी। एक बड़ा विज्ञापन चल रहा है मोदी जी का वॉशिंग पाउडर। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही। ये सारी चीजें जो आ रही है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कभी एक जीप में लिखा हुआ आता था बुंदेला, तो एक पहचान होती थी कि ये बुंदेला बंधु ललितपुर के हैं, ये गाड़ी उनकी है। ये व्यक्ति चंद्रभूषण जी जो हमारे गुड्डू राजा हैं, उन्होंने लोगों का इतना दिल जीता। पिछले मुझे ख्याल है विधानसभा चुनाव के पहले से जब आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई, वही मैंने चंद्रभूषण जी में देखा। मैंने देखा गुड्डू राजा बुंदेला में, उसका दिल इतना साफ है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, बाहर से खूब अच्छी एजुकेशन ली है, सब चीजें हैं। लेकिन जिस आदमी के मन में अगर एक सेवा भावना आ जाए तो उस आदमी को मौका मिलना चाहिए। और वो आदमी सब कुछ त्याग कर कांग्रेस में आने के बाद 6 महीने सारे विधानसभा क्षेत्रों में खूब काम किया, पूरे बुंदेलखंड में उस आदमी ने काम किया। भैया जब मशीनों से चुनाव हुए तो कैसे काम बने? अब जनता कह रही, हमसे ज्यादा जनता इस बात की चिंता कर रही, तभी हम लोग ईवीएम के ऊपर आए। यहाँ कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्या है, होना चाहिए। अगर ये बात है तो एक बार करा दो बैलेट पेपर से आप चुनाव, ईवीएम और बैलेट दोनों से करा, सबको संतुष्ट कर डालो एक बार आप। किसी ने कहा ठीक है और वहीं से कह दिया और उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और जब कोई आदमी आपका हाथ पकड़ता है, कहने लगे भैया पिछली बार भी गई थी, हमें क्या बताए, हमें बहुत दुख है, अब इस बार फिर देंगे, तो शायद उन्होंने मोदी जी को बुलाने का कार्य किया हो। और अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी पहले भी आए, मोदी जी ने पहले भी वहीं उसी स्थान पर आ रहे हैं, वहीं सभा ली थी। अभी यहीं से एजुकेशन मेरी यहीं से हुई है 10th क्लास तक। तालाब के बारे में हम सुनते थे कि तालाब में इतनी गहराई है कि गहराई नहीं आंक सकते, और इसमें खजाने और झूले वाली कहानी भी आपने सुनी होगी।
लेकिन यहाँ पे हमने क्रिकेट और तंबू लगे हुए देखे अभी जब हुआ था। वो किस तरह की कॉलोनियां काटते हैं, लोग यही चर्चा करते हैं। ऐसा तो नहीं है भैया कहीं कॉलोनी कटने का विचार हो सागर की तरफ। मोदी जो 2024 की जगह 2047 की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता ये किस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वो इनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई। 400 पार की आवाज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। परिवर्तन दिख रहा, परिवर्तन है और होके रहेगा। 7-8 सीट तो कांग्रेस निश्चित रूप से लाएगी। ये गिरी से गिरी हालत। इस चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी त्याग की भावना रखें और हम लोग लालच और प्रलोभन में ना आकर इस बात को देखें कि किस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में पनप रही है। उसको रोकने के लिए हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। यही हमारा आप सभी से। कहते हैं कि बारिश की बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के बहाव का कारण बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। हिंदुस्तान में इस वक्त लोकसभा चुनाव है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 4 चरणों में मतदान होने के लिए जा रहा है। इस वक्त हम बात करते हैं सागर लोकसभा क्षेत्र की। सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी लता वानखेड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर लोकसभा क्षेत्र में शिरकत करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लता वानखेड़े के पक्ष में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देवरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक माननीय सुनील जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, पिछले 8 महीनों में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री सागर में। अब आखिर क्या कारण है, क्यों है ना प्रत्याशी के फेवर में जनसभा को संबोधित करना पड़ रहा है? पहले तो हम आपके रिपब्लिक न्यूज के आज इस नए कार्यालय के उद्घाटन की आपको बधाइयां देते हैं। प्रधानमंत्री जी का सागर आगमन आपने बिल्कुल सही बताया, 8 महीने में तीसरी बार आगमन हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ये चुनाव लगातार इतना ज्यादा फोकस किए हुए हैं कि किसी तरह वो इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव को जीतना चाहते हैं। उन्होंने हवा बनाने की कोशिश की, 400 पार जितना भी हो सकता है। ये सारे उनके हथकंडे लोग देख रहे हैं। लोगों को अब ये भी नहीं समझ में आता। प्रधानमंत्री जी के भाषण में मुझे लग रहा है कि 50 से ज्यादा बार वो परिवारवाद की बात करते हैं। अब परिवारवाद की बात आप कांग्रेस के लिए कर रहे हो कि बीजेपी के लिए कर रहे हो? अगर आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हो तो बीजेपी में भी देखो, आप पिताजी भी हैं, बेटा भी है या वाइफ भी है। आप देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां टिकट दिए जा रहे हैं, तो वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है। और कांग्रेस में इस तरह के परिवारवाद की बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी या इंदिरा जी के बाद आप देख लें संजय गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद बीच में पीवी नरसिम्हा राव जी का आगमन हुआ। जब अगर कभी कांग्रेस को लगा कि हमारे पास कोई मैच्योर आदमी नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया, वो आए। और उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद सोनिया जी का नाम बार बार आया, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए हमारे एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रूप में एक ऐसा अर्थ व्यवसायी, ऐसा आदमी दिया कि मतलब उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को, जब पूरी दुनिया में हमारी इकोनॉमी, दुनिया भर में इकोनॉमी बहुत डाउन हो रही थी, लेकिन इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी कभी डाउन नहीं हुई। लेकिन इस बात की चर्चा कभी कोई नहीं करता। प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी या बीजेपी के जो भी लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने मुफ्त में रेवड़ियां भर अकेली नहीं बांटी, कांग्रेस ने काम करके दिखाया है। आज मैं तो कह रहा हूं, ये इस तरह की लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर हम वोट लेना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से एक दूर, अगर हम देखें एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इस देश के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 ही मुद्दे दिख रहे हैं, एक मोदी की गारंटी और एक हिंदुत्व का कार्ड। कितना मतलब जनता के सामने ये प्रभावी होता हुआ दिख रहा है आपकी? नहीं, मोदी जी ऐसा लग रहा है कि
बीजेपी में सिर्फ मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी के सारे नेताओं को तो उन्होंने बोलने को भी मना कर दिया है। क्या वहां पर ये हिटलरशाही नहीं है, तानाशाही है? अगर वो कांग्रेस के ऊपर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो आप देख लें भाजपा में। और अगर कोई नेता कोई बात बोलता है, अगर गडकरी जी ने कभी बहुत सच्चाई बोल दी, उन्होंने सच्चाई बोली, गडकरी जी बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन है, सच्चाई बोली तो उनका टिकट लगभग लटक गया था, बड़ा मुश्किल लास्ट में उनका टिकट हुआ। आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी की, मोदी जी की जो गारंटी है, ये गारंटी वही की वही है जो पिछले कई समय से चली आ रही। कांग्रेस ने जो दिया उसको पब्लिश नहीं किया। तो अगर कभी चंद्रयान की बात आई, कभी हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स कितने कब इस देश ने कब नहीं लॉन्च किए, लेकिन हमने पोस्टर और बैनर पर प्राइम मिनिस्टर की फोटो छाप के नहीं अनाउंस किया कि देखो हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये सब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इतने परिपक्व, इतने शानदार नेता थे, कभी इस तरह का कार्य उन्होंने नहीं किया। एक वजनदारी की राजनीति होती थी, लेकिन आज राजनीति वजनदारी से हटकर एक अलग दिशा की ओर जा रही है और ये दिशा जो है ये देश के लिए अच्छी नहीं है। पूरी दुनिया भी देखती है इस बात को और दुनिया ने पहले भी देखा है और आज भी देख रही है। अगर इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई तो पूरा देश इंदिरा जी के विरोध में खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि कुछ मायनों में इंदिरा जी ने अगर लगाया तो बहुत सारा हमारा सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था। उन्होंने इस तरह नहीं किया कि अगर इमरजेंसी लगाई तो ये इतना हाहाकार मच गया हो, लेकिन आज बिना इमरजेंसी के मोदी जी ने वो हाल कर दिया इस देश के विपक्षी पार्टियों का कि कोई बोल नहीं सकता। अगर कोई भूलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, ईडी की जांच खड़ी हो जाएगी, इनकम टैक्स वाले उनके घर पहुंच जाएंगे। अब देखो सोशल मीडिया पर क्या मजाक बन गया है, टेलीफोन आते हैं, कहां से बोल रहे हैं, उसने कहा पान वाले भैया बोल रहे हैं। अब वो पान वाले भैया ने कहा जी भैया, उनने कहा भैया तुम्हारी कंप्लेंट आई है, तुम्हारी ईडी से जांच होनी। कहने लगे नहीं भैया हम तो भाजपा में आ गए। तो उन्होंने कहा अच्छा रॉन्ग नंबर। ये सिस्टम हो गया। बताओ ऐसी मजाक बन गए देश में, ईडी की मजाक और इनकम टैक्स की बन गई। क्या कहलाती है ये हमारी जांच एजेंसियां, इनको मजाक में लेने लगे। बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, इस बात को चर्चा करते हैं, कहने लगे हैं वो भी, कहने लगे ईडी के जो अधिकारी हैं वो भी कभी कभी आत्मा की आवाज जब बोलते हैं ना तो दुखी हो जाते हैं। कहने लगे यार हम तो बता नहीं सकते हम कैसे काम करते हैं, कितने प्रेशर में हैं हम। तो पूरे देश को क्या ये आपातकाल नहीं नजर आ रहा है? ये एक तरह से अघोषित आपातकाल है। आपने क्या हालत कर रखी। सारे लोग अगर जो भाजपा में पट्टा नहीं पहन रहे, भाजपा को ज्वाइन नहीं कर रहे, समझ लो वो रात को चैन से नहीं सो रहा। और जिन्होंने पट्टा पहन लिया वो चैन की नींद सो रहे कि अब हम सुरक्षित हो गए, अब हमारे ऊपर कोई अपराध नहीं है, हमने कहीं कोई किसी तरह का गलत काम नहीं किया है, हमारी पूरी प्रॉपर्टी वैध है, कोई अवैध नहीं है। ये अब हमारा मकान भी नहीं गिरेगा, हमारे घर की नपाई भी नहीं होगी। एक बड़ा विज्ञापन चल रहा है मोदी जी का वॉशिंग पाउडर। बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। ये सारी चीजें जो आ रही है, ये आप देखो, देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो, इस तरह की बात अगर आती है तो निस्संदेह पूरा देश उंगली उठा देता है। अब वो तो देश इस समय क्या हुआ है कि आप मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, राम मंदिर की बात कर। राम मंदिर कोई आज का इशू नहीं है। राम मंदिर तो बीजेपी पिछले 25-30 साल से उठाती आ रही है। तो राम मंदिर का भी कहीं से ना कोई विरोध करने वाला था। वो एक ऐसा मुद्दा था कि अगर कहीं कोई कोर्ट में मामला चल रहा है तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती है। और अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हम ये बोलेंगे ये हमने कांग्रेस ने करा लिया, ये भाजपा ने करा लिया। क्या ये सही है, न्यायोचित है? ये बात करना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। कोर्ट की बात और कोर्ट के डिसीजंस को बहुत गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और लेना चाहिए। अब सागर लोकसभा क्षेत्र से मतलब कांग्रेस ने प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला जी के लिए बनाया है, गुड्डू राजा जी के लिए। अब क्या लग रहा है कि सागर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कितने प्रभावशाली हैं जनता के सामने? हमें बहुत खुशी है, शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छा कांग्रेस का प्रत्याशी दिया।
कभी थोड़ी सी बात आ गई कि हमारा पड़ोसी जिला है ललितपुर, उसको अलग स्टेट भी हम कह सकते हैं, जबकि है बिल्कुल लगा हुआ हमारे मालतोन से 10 किलोमीटर। बट मैं स्वयं इस बात को कहना चाहता हूं कि 60-70 साल से हम लोगों के भी बहुत पारिवारिक संबंध हैं, उनका व्यवसाय और हम लोगों का व्यवसाय सागर में। मतलब मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कभी एक जीप में लिखा हुआ आता था बुंदेला, तो एक पहचान होती थी कि ये बुंदेला बंधु ललितपुर के हैं, ये गाड़ी उनकी है। फिर धीरे धीरे उनकी नकल हमारे सागर के नेताओं ने की, जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, वो अपने आप को बुंदेला लिखने लगे, लेकिन एक पहचान थी। लेकिन उस परिवार में ये व्यक्ति चंद्रभूषण जी, जो हमारे गुड्डू राजा हैं, उन्होंने लोगों का इतना दिल जीता। पिछले मुझे ख्याल है विधानसभा चुनाव के पहले से जब आदरणीय कमलनाथ जी ने उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई, तो वैसे भी ये सुजान सिंह जी बुंदेला, जो कि राजीव गांधी जी की टर्म में कांग्रेस से सांसद थे, इन्होंने इतना काम किया, इतना कि आप कल्पना नहीं करोगे। लोग सोचते हैं बुंदेला अलग, वो लोगों के पैर पड़ते थे, लोगों के पैर पड़ते थे और इतना झुक के चलते थे, गरीबों को सबको जोड़ते। वही मैंने चंद्रभूषण जी में देखा, मैंने देखा गुड्डू राजा बुंदेला में, उसका दिल इतना साफ है, बहुत हाईली एजुकेटेड है, बाहर से खूब अच्छी एजुकेशन ली है, सब चीजें हैं। लेकिन जिस आदमी के मन में अगर एक सेवा भावना आ जाए तो उस आदमी को मौका मिलना चाहिए। और वो आदमी सब कुछ त्याग कर कांग्रेस में आने के बाद 6 महीने सारे विधानसभा क्षेत्रों में खूब काम किया, पूरे बुंदेलखंड में उस आदमी ने काम किया। और उसके बाद आज हम कह रहे हैं ना, कोई भी आदमी उसको पकड़ लेता है, इस तरह हाथ पकड़ के ले जाएगा, एक साइड पूरी बात सुनते हैं, उसकी बात पर गौर करते हैं, हवा हवाई काम नहीं करते हैं। और गंभीरता से उन्होंने इस बात का चिंतन किया, ये भी मुझे खुशी हुई, हम लोग कई बार बैठे, उन्होंने इस बात का चिंतन किया कि सागर लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया भाजपा ने या कांग्रेस ने, क्या इंडस्ट्री आई, क्या है यहाँ का व्यवसाय। इंडस्ट्री नाम की चीजें ही नहीं है। लोगों को हम रोजगार की बात करते, कहां से दे दोगे रोजगार, सब बेरोजगारी फैली है, रोजगार ही नहीं। जब आप इंडस्ट्री लेके आओगे, कुछ व्यवसाय लेके आओगे, तब तो आप रोजगार दे पाओगे। इस तरह की उन्होंने सकारात्मक बात कही। फिर आ गया गरीबों के हितों की अन्य दूसरी बातें हैं, योजनाएं हैं, तो उनका बड़ा पॉजिटिव हमने जो एटीट्यूड देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी सांसद बनने के लायक है। और सागर से अगर मुझे लगता है कि गुड्डू राजा बुंदेला सांसद बनेंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए नहीं, ये सागर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी बात है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर जीत काबिज की थी। एक सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट छूट गई थी। लेकिन जिस तरीके से सियासी समीकरण बने हैं छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर, 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है। कई कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके, इवन सिटिंग एमएलए भी। क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और ये समीकरण सटीक बैठेगा 4 जून के परिणाम? ठीक 3 महीने पहले एक बड़ा अच्छा वातावरण बना पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और कहाँ थी और भी शायद असम वगैरह में, तेलंगाना में एक ऐसा वातावरण कि जब पूरे देश की इंटेलिजेंस बोलने लगे तो सारे सर्वे फिर फेल हो जाते हैं। मीडिया भी कहीं नजर नहीं आता, मीडिया भी इन सारी चीजों को ही पकड़ता है। और जब लोकल की, हर स्टेट की स्वयं उसकी इंटेलिजेंस और नेशनल लेवल की हमारी इंटेलिजेंस इस बात को कह रही हो, एक बार नहीं 10-10, 20-20, 50-50 बार, जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बार बार पूछते थे सुबह और शाम, और इंटेलिजेंस वही कहती थी सर 1-2 सीटों का फर्क है, बाकी तो अब वही है रिजल्ट, 150 के ऊपर तो कांग्रेस है। ये चीजें सुन के और ऐसा वातावरण, और जनता भी खुश थी, लेकिन परिणाम विपरीत। सारे लोगों को आश्चर्य हुआ, आश्चर्य आज भी हो रहा। लोग कहते हैं कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, फिर लोग इस तरह की बातें करते हैं, भैया जब मशीनों से चुनाव हुई तो कैसे काम बने। अब जनता कह रही, हमसे ज्यादा जनता इस बात की चिंता कर रही, तभी हम लोग ईवीएम के ऊपर आए, जहां कहीं ना कहीं ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्या है, होना चाहिए। अगर ये बात है तो एक बार करा दो बैलेट पेपर से आप चुनाव, ईवीएम और बैलेट दोनों से करा, सबको संतुष्ट कर डालो, एक बार आप सारा मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जो है
वो कहीं ना कहीं ईवीएम के लिए पकड़ के चल रही है और ये कई बहुत सारे लोग इसमें पकड़ में आए हैं। दिल्ली में पकड़े गए हैं, केजरीवाल जी ने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ठीक है अब हम बताते हैं कैसे सेट होती है। वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। गुजरात का भी इशू आया, बहुत सारे अभी फोन आ रहे, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कसम खा के, अभी फोन आ रहे हैं लोगों के कि भैया ये इस तरह का है, ये बताओ क्या है, कैसा है, क्या करना है, ये ऐसा हो जाएगा, ये वैसा। तो आखिर क्यों आ रही ये बातें? या तो ये चीजें खत्म होना चाहिए, नहीं हो रही, लोगों के दिमाग से वही आ रही कि यार देखो वो सारे आपके चुनाव के परिणाम विपरीत हो गए, अधिकारी और कर्मचारियों के व्यवहार बदल गए थे। आप वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये चुनाव हुआ कैसे। वही भय लोगों के अंदर आज फिर बैठ रहा है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे, इतने अच्छे प्रत्याशी दे रहे, जनता में फिर एक माहौल है। राहुल गांधी की नई नई गारंटी जो राहुल गांधी ने दी है वो भी बहुत शानदार गारंटी, कम नहीं दी है। राहुल गांधी की यात्रा भी हुई, उससे भी लोगों में उत्साह आया, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन लोगों में थोड़ा ये लगा कि यार वो मशीनें तो गड़बड़ नहीं कर दी। लेकिन इन सब को छोड़ दिया जाए तो इस सब के बाद पूरी कांग्रेस, कितने ही लोग चले गए, हजारों लोग चले गए, ऐसे नेता गए जिनके ऊपर बहुत दबाव, हमें मालूम है बहुत दबाव। कोई कहता था भैया हमारी जमीन की बात है, किसी ने कहा घर की बात है, किसी ने कहा अब हम सरकारी क्वार्टर लिए हैं, किसी ने कहा कुछ है, मतलब एक तरह तरह की बातें होती हैं। तो इन बातों को लेकर लोगों ने कहा भैया इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं, तो हम लोग भी ज्यादा इस तरह के कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो चले गए चले गए, इतने जो भी बचे हैं वह भी आज, और पूरी जनता इस बात को चिल्ला रही है, बार बार कह रही है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। अभी चुनावी जनमत हमारा हो रहा था, बीना विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ और विदिशा में भी शमशाबाद में हुआ। वहां पर एक से पूछा था कि 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी सागर लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, कारण बताइए। तो उसने बोला था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला है, नामांकन दिनांक पे जो जनसैलाब देखने के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सागर लोकसभा क्षेत्र में बुलाने के लिए, क्योंकि उनको बुलाने की आवश्यकता भी नहीं थी, लोग बोल रहे थे, क्योंकि सागर लोकसभा क्षेत्र तो पहले ही से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं टक्कर तो है। ये बात सही, एक लंबे समय से सागर के महापौर हैं, सागर से विधायक हैं, सागर लोकसभा से सांसद हैं, बीजेपी के लगातार हैं, तो लोगों को इस बात को तो लग रहा। लेकिन जब कांग्रेस के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म किया तो क्या उत्साह था, पूरा शहर उमड़ के आया, शहर अकेला नहीं, पूरा लोकसभा क्षेत्र उमड़ के आया और इतनी अधिक संख्या में लोग थे, बहुत गर्मी थी, लेकिन लोग पैदल पूरा वहां फॉर्म भराने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों में जरा थोड़ा सा उनको लगा तो हो गई कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी होने वाली है। और ये बात भी सही है, क्योंकि जनता का मन किसी ने नहीं देखा। और हम लोग इस बात को समझते हैं, क्या होता है जो आदमी फील्ड में जाता है ना, और जब जनता से बात करता है, अपने लिए वोट मांगता है, और किस मूड से जनता आपसे हाथ मिला रही है, आपको स्माइल दे रही है, आपके फेवर में बात कर रही है, वो सब समझ में आ जाता है। किसी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, और वहीं से कह दिया और उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और जब कोई आदमी आपका हाथ पकड़ता है कि लगे भैया पिछली बार भी दी थी, हमें क्या बताए, हमें बहुत दुख है, अब इस बार फिर देंगे, तो इस तरह की बातें जब सामने आती है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और वही इस बार देखने पूरे लोकसभा क्षेत्र में मिला। पूरा कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और भाजपा को ऐसा लगा कि भाजपा बैकफुट पर जा रही है, तो शायद उन्होंने मोदी जी को बुलाने का कार्य किया हो। और अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी पहले भी आए, मोदी जी ने पहले भी वहीं उसी स्थान पर आ रहे हैं, वहीं सभा ली थी, और वहीं आप देख लें उनके मंदिर निर्माण की जो उन्होंने किया था, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है ये भी वो देख लें। उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो भी देख लें। सागर के तालाब के बारे में भी कभी हम तो चाहते हैं वो चिंता कर लें। हमें तो खुशी होती है जब सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन बीच में तालाब का इंस्पेक्शन करने गए, तो उन्हें इतनी कोफ्त हुई कि उन्होंने अधिकारियों को इतना डांटा कि यार जी क्या कर रहे हो, इस तालाब की क्या दुर्दशा कर दी। तो मुझे लगा कि नहीं, वो आदमी गंभीर है और उनकी नहीं सुनी जा रही। हम लोग रोज देख रहे हैं इस तालाब को, देखो कितनी बदबू आ रही हो, क्या होगा। उस तालाब का गहरीकरण खत्म हो गया, तालाब का गहरीकरण नहीं बचा, ऊपर बात बता रहा हूँ, मैं भी यहीं से एजुकेशन मेरी यहीं से हुई है 10th क्लास तक।
तालाब के बारे में हम सुनते थे कि तालाब में इतनी गहराई है कि गहराई नहीं आंक सकते, और इसमें खजाने और झूले वाली कहानी भी आपने सुनी होगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्रिकेट और तंबू लगे हुए देखे अभी जब हुआ था। बिल्कुल सही है। लोग तो यहाँ तक कटाक्ष करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो बड़े पदों पर बैठे हैं राजनेता, वो किस तरह की कॉलोनियां काटते हैं, तो लोग यही चर्चा करते हैं ऐसा तो नहीं है भैया कहीं कॉलोनी कटने का विचार हो सागर के तालाब। तो ये बात सही है। नहीं लूंगा सर, आपका काफी समय हो गया। एक महत्वपूर्ण सवाल है, विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार लोकसभा सीट का है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने भी चुनाव प्रचार कर रही है, रैलियां निकाल रही है, सिर्फ एक ही नारा लगा रही है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में वह 400 पार लोकसभा सीट पार कर ही रहेगी। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगी? 400 लोकसभा सीट 1984 के शायद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 404 लोकसभा सीट मिली थी, जो इतिहास की हम बात करें। उसके बाद से तो उसमें भी हम एक सिंपैथी फैक्टर मानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की जो हत्याकांड था, उसके बाद जब राजीव गांधी ने एंट्री ली। अब क्या लग रहा है कि 400 पार का नारा कितना सटीक बैठेगा भारतीय जनता पार्टी? जो ये आवाज थी, ये लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने के पहले से बहुत बुलंदी से ली जा रही थी। 400 पार, 400 पार, और पूरे चारों तरफ इस तरह का वातावरण बनाया गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, 400 क्यों सीट चाहिए। फिर लोगों में ये चर्चा होने लगी अंदर ही अंदर, भैया हमें लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं संविधान में परिवर्तन करना हो, न जाने कौन कौन से बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए, तो संविधान में परिवर्तन भी हो सकता है। लोगों को एक वो भी चिंता सताने लगी। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी जी की यात्रा हुई, न्याय यात्रा हुई, उसके बाद एक वातावरण बना। फिर जनता स्वयं इस बात का आकलन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी परमानेंट बैठ जाए उस सीट पर। हम अगर चाहें कि हम परमानेंट चिपक जाएं इस चेयर पर, तो ये संभव नहीं है। जनता भी एक चेंज तो मांगती है, परिवर्तन। हो सकता है कोई दूसरा आदमी उससे बेहतर काम करने की इच्छा रखता हो, तो जनता भी चाहती है कि नहीं, काम करने का मौका सबको देना चाहिए। मोदी जो 2024 की जगह 2047 की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोगों को भी समझ में नहीं आता ये किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि वो इनकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो गई। 400 पार की आवाज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि जब साउथ तरफ पोल हुआ और वहां से धीरे धीरे अंडरग्राउंड जो कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आना शुरू हुई, तो उससे बढ़कर 150 और 200 की तरफ आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक सिमट जाएगी। और मुझे भी इस बात से लग रहा है, आज हम अगर सागर में बैठे हैं तो सागर लोकसभा कांग्रेस बहुत मजबूत है। यहाँ से लगी हुई हमारी दीवार है दमोह लोकसभा से इतना बढ़िया कैंडिडेट तरवर सिंह लोधी, इतना निहायत ईमानदार, और दूसरी तरफ लोग बात कर रहे हैं वही बेईमान जिन्होंने पैसे लेके कांग्रेस टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा बनाया, टिकाऊ और बिकाऊ का है, तो उधर वही चल रहा है। इधर हम नरसिंहपुर चले जाएं तो संजीव शर्मा जीतने की कगार पर हैं। कमलनाथ जी के बेटे हैं नकुलनाथ जी, वो निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह एक वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में देखा। राजा साहब हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं, उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी है। हमारा मंडला से हैं जो हमारे सांसद का लड़ रहे हैं, वो बहुत शानदार हैं। इस तरह कई जगह हम लोगों ने देखी, तो ऐसा लग रहा है कि 7-8 सीट परिवर्तन दिख रहा, परिवर्तन है और होके रहेगा। 7-8 सीट तो कांग्रेस निश्चित रूप से लाएगी। ये गिरी से गिरी हालत, हमें उम्मीद है। आखिरी सवाल और 7 मई को मतदान है सागर लोकसभा क्षेत्र से, और दमोह लोकसभा क्षेत्र में भी हमारे काफी दर्शक हैं। 26 अप्रैल को मतदान है, तो मतदान देने से पहले मतदाता किन किन बातों का ध्यान रखें, उसके बारे में आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश दें? मतदाता को इस बात को जरूर विचार करना चाहिए, हमारा देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। क्या हम लोगों से रिवेंज लेते रहेंगे? क्या हम बदले की भावना से पॉलिटिशियंस आगे बढ़ते रहेंगे? क्या ये न्यायोचित है? मैं कहता हूं चाहे कभी कांग्रेस ने किया हो तो भी गलत है, और अगर भाजपा कर रही है तो बहुत गलत है। राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है कि अगर हम किसी से चुनाव लड़े और हार गए तो उसके बाद हमारे सारे यार दोस्त मित्र बंधु जितने हैं चुन चुन के मारा जाए। ये कहीं का न्याय नहीं है। लोगों को लालच देके आप वोट लेना चाहते हो और फिर वापस हम हो हल्ला कर रहे हैं कि नहीं हमारा तो नाम कुछ और चल रहा है, हम तो वोट किसी और नाम पे ले रहे हैं, जबकि आप लालच देके लेना चाहते हो। तो मैं कहना चाहता हूं
सारी लालच छोड़ना चाहिए। देश हित की बात जब हो तो हमें त्याग की भावना भी रखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे इस देश को कैसे आगे बढ़े। हमारे शिक्षा के लिए, हम शिक्षा के लिए क्यों मुफ्त में नहीं दे रहे? हम अनाज मुफ्त में दे रहे, शिक्षा नहीं देंगे हम बच्चों को? और दो ना सबको शिक्षा मुफ्त में। आप स्वास्थ्य के लिए कह रहे, स्वास्थ्य भी हर तरह का फ्री, आप फ्री करो। लेकिन हमारी लालच बहुत सीमित होना चाहिए। पूरी तरह से हमारा चुनाव इस तरह की लालच पर नहीं हो और हमारा वोटर इतना समझदार हो। मैं तो हमारे सभी सम्मानी मतदाता बंधुओं से इस चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी त्याग की भावना रखें और हम लोग लालच और प्रलोभन में ना आकर इस बात को देखें कि किस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में पनप रही है। उसको रोकने के लिए हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। यही हमारा आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देवरी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक माननीय सुनील जैन जी। सागर लोकसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में मतदान है और 7 मई को मतदान होगा। आज यानी कि 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री सागर के संसदीय क्षेत्र में हैं और लता वानखेड़े के पक्ष में यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन अब तो ये 4 जून का परिणाम ही बताएगा कि सागर के संसदीय क्षेत्र की जनता आखिर किस जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।